मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये इनके लिए अच्छी खबर है। जी हां, मंगलवार को इस बात की घोषणा हुई है। दरअसल कैबिनेट की बैठक में इसकी मुहर भी लगी है। सरकार ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी दी है। 4 लाख शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। इसके बाद नियोजित शिक्षकों को कई तरह के लाभ भी मिलेंगे। इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। नियोजित शिक्षक काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे। वहीं अब शिक्षा विभाग जल्दी सक्षमता परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके बाद शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और इन्हें 3 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। जी हां, राज्य में नियोजित शिक्षक अब सहायक टीचर कहलाएंगे। इससे पहले इनकी परीक्षा ली जाएगी। इसका 3 बार इन्हें मौका दिया जाएगा। वहीं अगर तीनों बार ये परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो सरकार इन पर विचार करेगी। परीक्षा को पास कर लेने के बाद इन्हें वेतनमान आदि की सुविधा मिलेगी। अगर ये परीक्षा पास कर लेते तो इन्हें मूल वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता और चिकित्सा भत्ता को शामिल किया है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए कई विशिष्ट लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी हैं। कई नेताओं ने समारोह में शामिल होने का अवसर मिलने पर खुशी जताई, तो कई ऐसे नेता भी जो मीडिया के सामने ये कह रहे कि उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो वो जरूर शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य नेता भी जिन्हें ना तो निमंत्रण मिला है और ना ही उनको बुलाए जाने की संभावना है। इस बीच सीपीएम नेता वीरेंद्र करात ने कार्यक्रम में शामिल होने से साफ तौर पर मना कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते, लेकिन ये एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक से जोड़ रहे हैं। ये एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, ये सही नहीं है। आपको बता दें कि देश भर में 25 दिसंबर तक कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 69 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 116 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ अब देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4170 हो गई। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बीते 24 घंटे में कुल 293 मरीज ठीक हुए हैं। जी हां, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक पहाड़ों पर लोग छुट्टियां मनाने जा रहे। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार लाखों लोग पहाड़ों पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस कारण पहाड़ों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना वायरस के फैलने की आशंका जताई जा रही। दरअसल क्रिसमस से ही लोग हिल स्टेशन और घूमने वाली जगहों की तरफ रुख कर चुके हैं। नया साल भी आने वाली लोग छुट्टियां लेकर पहाड़ों पर जा रहे हैं। बीते दिन मनाली की सड़कों पर जाम लगा हुआ था। रास्ते भर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही थी। नए वेरिएंट JN1 के सामने आने के बाद विशेषज्ञों की चिंता बढ़ी हुई है। जी हां, वहीं लोगों की भीड़ जमा होने से कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। भीड़ को देखते हुए डॉक्टर लोगों को भीड़ से बचने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि लोगों के ऊपर स्वास्थ्य विभाग के सुझाव को कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तीनों संशोधित आपराधिक कानूनों को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। भारत सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर इन कानूनों को लागू कर सकती है। इन कानूनों के बाद अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता बन गई। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली। इसके अलावा तीसरे कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। जी हाँ, अब हम आपको कुछ ऐसे कानूनों की धाराओं के बारे में बता रहे जो सार्वजनिक डोमेन में फेमस हैं, लेकिन नए कानूनों के बाद उनकी जगह दूसरी धाराओं ने ले ली है। जैसे धोखाधड़ी और ठगी करने वालों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया जाता था, लेकिन अब 316 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति की नीलामी होने वाली। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मुंबई और रतनगिरी की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नीलामी 5 जनवरी को होगी। दाऊद की कुल 5 संपत्तियां नीलामी होगी, जिसमें उसके बंगले और आम का बगीचा भी शामिल है। गौरतलब है कि विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसकी अब बोली लगने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी। भाजपा की इस प्रदर्शन ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को चिंता में डाल दिया था। हालांकि 2019 के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव व उपचुनाव व पंचायत चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। इसलिए आगामी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा बहुत सावधानी से यहाँ उम्मीदवारों का चयन कर रही है। आपको बता दें कि गैर भाजपाई दलों के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की है। इस बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य बैठाने पर जोर देने के साथ ही एक कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया है। जी हां, कल मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में बिहार में संगठन की स्थिति, चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलित जेटेट पास सहायक शिक्षक मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास घेरने वाले थे, लेकिन धरना स्थल राजभवन के समीप ही उन्हें रोक दिया गया है। तमाम प्रयास के बाद भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनके सीएम आवास घेराव को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। जेटेट पास सहायक शिक्षक वेतन मांग की मांग को लेकर पिछले 127 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। जेटेट पास सहायक शिक्षक राजभवन से मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर एकजुट हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया है। यही वजह कि वे राजभवन से आगे नहीं बढ़ सके। जानकारी के अनुसार जेटेट पास सहायक शिक्षक समेत 12 शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश के 15 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहाँ विजिबिलिटी रेंज 50 मीटर तक रहने का अनुमान है। जी हां, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा की कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। उधर दक्षिण भारत में 31 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में आज से अगले 5 दिनों के दौरान हल्की सी माध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कल मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवादों को खत्म नहीं करते तो कश्मीर का भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा ही हाल हो जाएगा। जी हां, अब्दुल्ला पिछले हफ्ते पुंछ में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र कर रहे थे। जी हां, बता दें कि 21 दिसंबर की शाम करीब 3:45 बजे राजौरी, पुंछ के सुनरकोट इलाके में आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए हैं। जी हां, सेना के वाहन एक ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। इसी घटना में 3 नागरिकों की भी जान चली गई है।
आपको बता दें कि नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उनमें अयोध्या से आनंद विहार, वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली और अमृतसर से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन शामिल है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।